नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर हंसी से है, जहां ढाड़ा कला गांव में सीएम का जनसंवाद हुआ है। और दूसरी खबर अंबाला से है, हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वहीं तीसरी खबर भिवानी से है, जहां कबड्डी कोच पर गंभीर आरोप लगे हैं। और चौथी खबर पलवल से है, जहां बेटे की हत्या करने वाला पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो आज इन्हीं 4 बड़ी खबरों पर हम चर्चा करने वाले हैं और इसकी एक एक बारीकी से आपको रूबरू कराएंगे। तो पहली खबर हंसी से है, जहां सीएम ने जनसंवाद किया है। और दूसरी खबर कांग्रेस का जो अंतर कलह है वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। और तीसरी खबर कबड्डी कोच पर लगे हैं गंभीर आरोप। और चौथी खबर हत्यारा पिता गिरफ्तार हो गया है। तो आज इन्हीं 4 बड़ी खबरों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि हाल ही में सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम, जिसमें सीएम ने लोगों से जनसंवाद किया, उनकी समस्याओं को सुना और सरकार की नीतियों के बारे में उन्होंने जानकारी दी। वहीं कांग्रेस में अंतर्कलह समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है और कबड्डी कोच पर गंभीर आरोप लगे हैं और हत्यारा पिता गिरफ्तार हुआ है। वहीं बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल हंसी के ढाड़ा कला पहुंचे, जहां सीएम ने गांव के स्थानीय मंदिर में पहुंचे और पूजा अर्चना की। और जिसके बाद उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही सीएम ने समाज सुधारक ज्योतिबा फूले को नमन किया। सीएम मनोहर लाल ने खुला दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम एक्शन मोड में भी दिखाई दिए। जनसंवाद कार्यक्रम में नहीं पहुंचने पर जिला खेल अधिकारी को सीएम ने सस्पेंड कर दिया। तो वहीं सीएम ने कई घोषणाएं भी की। परिवार पहचान पत्र में 31 दिसंबर तक की जनसंख्या मान्य होगी। ढाड़ा कला के लिए सामुदायिक भवन और लाइब्रेरी को भी मंजूरी दी गई है। और धानक समाज के लिए धर्मशाला बनाई जाएगी। 4 एकड़ की जमीन देने पर गौशाला बनाई जाएगी। और 21 लाख रुपए मुख्यमंत्री ने अपने निजी कोष से दिए हैं। ढाड़ा खुर्द के प्राथमिक स्कूल को मॉडर्न संस्कृत स्कूल बनाने की फिजिबिलिटी देखी जाएगी। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। ओपी, सवाल वही कि सीएम ने आज जनसंवाद कार्यक्रम किया और जिसमें लोगों की समस्याएं सुनी। फिलहाल इस कार्यक्रम के जरिए क्या कुछ अपडेट है? रवि, देखिए, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो जनसंवाद का कार्यक्रम था वो हिसार देखिए आपकी विधानसभा के अंदर जो है वो आयोजित किया गया था। और आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहाँ के करीबन 4 गाँव का जो है दौरा कर लोगों से संवाद किया, जिनमें गांव सुराना, थाना कला और कुलाना गांव जो है वो शामिल है। इन सभी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जो है जनता दरबार लगाए गए और लोगों की समस्या सुनकर तमाम जो है वो उनकी समाधान किया है। और कुछ इन गाँव के लिए कुछ बड़ी अनाउंसमेंट भी किए जो लंबे समय से गाँव में पेंडिंग थी। मुख्यमंत्री का जो दौरा था वो गाँव सुराना से जो है वो शुरू हुआ था, जहाँ पर जो है जनता का दरबार लगाया गया था। और मुख्यमंत्री ने इस गांव में जो है 14 करोड़ की एक पाइपलाइन जो है बिछाने की घोषणा की है। और गांव में बिजली की आपूर्ति बढ़ाने के लिए भी जो है योजना कहते गांव के एक मंदिर का भी जो है शिलान्यास किया जाएगा। और यदि गांव 12 एकड़ के आसपास अगर जमीन उपलब्ध करवाती है तो यहाँ पर जो है वो एक घाट भी जो है वो ग्रामीणों के लिए बनवाया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री के दूसरे गांव में पहुंचे थे तो उन्होंने वहां जो है ज्योतिबा फूले के नाम पर भी जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं जो है सुनी। और इसी दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको भी लापरवाही के मिलने के चलते जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया। जी बिल्कुल ओपी, और सवाल ये है कि जिला खेल अधिकारी को इस कार्यक्रम में वो नहीं पहुंचे और ये माना जा रहा था कि उनके न पहुंचने पर सीएम गुस्सा हुए, उसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इसके पीछे की कहानी क्या है ओपी? देखिए, अभी इसके पीछे की कहानी का तो खैर पता नहीं चल पाया, लेकिन हाँ बात यही है कि आज मुख्यमंत्री का जो है वो जनसंवाद का कार्यक्रम था। और आमतौर पर जहाँ पर भी मुख्यमंत्री का कोई पब्लिक कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर जो तमाम अधिकारी, आला अधिकारी होते हैं, जिला स्तर के जितने भी अधिकारी है उनको जो पहुंचना होता है। क्योंकि कई बार जनसंवाद के दौरान कुछ इस तरह की मान लो किसी भी विभाग से संबंधित खेल विषय
मसला उठ जाए, कोई शिकायत आ जाए तो उसके बारे में जो है जवाब जो है संबंधित अधिकारी देगा। अब अगर हम जिला डीसी की बात करें तो पूरे जिले का एक कस्टोडियन के तौर पर होता है, एसपी जो पूरी पुलिस का कस्टोडियन होता है, लेकिन किस इलाके में किस तरह की समस्या आई है और किस विभाग में किस तरह की समस्या का क्या समाधान है, तो वाकई में ये एक बड़ी लापरवाही शिक्षा अधिकारी की तरफ से बरती गई है। अगर वाकई में छुट्टी लेना चाहता तो उनको करने से पहले जो इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने नहीं किया तो उनको निलंबित कर दिया गया। जी बिल्कुल ओपी, और सवाल यह है कि जन संवाद कार्यक्रम सीएम का रहा, इसका मुख्य उद्देश्य ओपी क्या रहा? सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी, उसका निस्तारण किया, इसमें कौन कौन, क्या कोई मंत्री और भी किसी विभाग के पहुंचे? आमतौर पर जिले में दौरा होता है तो इस हल्के से जितने भी बड़े नेता और जितने विधायक होते हैं वही आमतौर पर इसके अंदर शिरकत करते हैं। अगर आपके दौरे की बात करें तो ये दौरा हिसार जिले में था, तो इसके अंदर हिसार से जो राज्य लोकसभा सांसद ब्रजेंद्र सिंह है वो थे। इसके अलावा हिसार से ही राज्यसभा के सांसद जनरल डीपी वत्स वो भी वहां पहुंचे थे। इसके अलावा हाथी के विधायक विनोद ठाणा, हिसार के विधायक कमल गुप्ता और जो मंत्री भी हैं, ये सभी तमाम अधिकारी जो यहाँ पर पहुंचे। तो जहां तक मकसद की बात है तो इसका कहीं ना कहीं जो है कि जनता से सीधा बिल्कुल ओपी, और सवाल यही है कि सीएम जन संवाद कार्यक्रम किया, उसमें लोगों की जन समस्याओं को सुना। फिलहाल ओपी आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी अब सारा देश देख रहा है और किस तरह से हरियाणा में कांग्रेस के कार्यकर्ता ऑब्जर्वर के सामने ही अपने अपने नेताओं के नारे लगा रहे हैं। ऑब्जर्वर के सामने अपनी मर्यादा भूलकर नारे लगाने और ऑब्जर्वर बेचारों की तरह उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां कांग्रेस के नेता इस नारेबाजी को अपने नेता के प्रति, पार्टी के प्रति उत्साह बता रहे हैं, तो वहीं ऑब्जर्वर इसमें कोई भी जवाब देने के लिए बच रहे हैं। इस बारे में हुड्डा ग्रुप के सदस्यों का कहना है कि आज एक खुशी की बात यह है कि एआईसीसी के ऑब्जर्वर हमारी बात सुनने आए हैं, जिसके हर एक कार्यकर्ता की बात सुनी जाएगी और आगे की तैयारी उस हिसाब से ही की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर फरीदाबाद में भी बैठक के दौरान हुड्डा और एसआरके गुट के आमने सामने आ गए। हमारा केवल जो है कांग्रेस का संगठन का फीडबैक है। हाँ, फॉर्म जो भी देगा, छोटे से छोटे कार्यकर्ता चाहे वो छोटे कितना बड़ा कार्यकर्ता वो अपना आवेदन करे कि वो ओबीसी में बनना चाहता है, एससी सेल में बनना चाहता है, एसटी सेल में बनना चाहता है, जिला अध्यक्ष बनना चाहता है, ब्लॉक अध्यक्ष बनना चाहता है, जिस किसी का भी पूरे रास्ते इस क्षेत्र का उनका फॉर्म लूंगा और वो फॉर्म गिरी। ड्रामा नहीं है, ये कार्यकर्ताओं को जोश है, क्योंकि जो संगठन बनने के तरफ हरियाणा प्रदेश के हमारे ऑब्जर्वर आए हुए हैं, उनके साथ दो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी आए हुए हैं, वो हर कार्यकर्ता की बात सुनेंगे और नारे तो अपने अपने नेता के लाता ही है। कोई मुर्दाबाद की नहीं लगा रहा किसी को नारे, ये जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इससे पता चलता है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की लहर है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स आज आम कार्यकर्ता के मन को टटोलने के लिए यहाँ आए हैं और एक एक कार्यकर्ता से मिलकर संगठन कैसा बने कांग्रेस का, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो सकती है और चुनाव में बीजेपी का मुकाबला हमने कैसे करना है, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता के पास वो आए। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मोनू पंचाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मोनू, सवाल वही कि लगातार प्रश्न उठ रहे हैं कांग्रेस के, हरियाणा कांग्रेस के ऊपर कि क्या कांग्रेस में जो अंतरकलह है उसको आलाकमान संभाल पा रहा है या नहीं। फिलहाल आज भी अंतरकलह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई है, क्या कुछ अपडेट? देखिए रवि, मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद की तस्वीरें हैं जिस तरीके से कांग्रेस को और मजबूत करने की बात की जा रही है, क्योंकि पूरे हरियाणा में, पूरे जिले में जो है अलग अलग कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो पहुंच रहे हैं। कहीं हरियाणा के प्रभारी पहुंच रहे हैं तो कहीं जो है तमाम नेता पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो तस्वीरें कांग्रेस की आ रही है वो आमने सामने की आ रही है। जिस तरीके से देखा जाए तो दो गुट सामने नजर आ रहे हैं, एक हुड्डा का गुट है तो कहीं दूसरा शैलजा का गुट है। ये आमने सामने दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरीके से आज फरीदाबाद में जो बैठक और मीटिंग हो रही थी
थी। कहीं ना कहीं जो जिला अध्यक्ष को लेकर के भी तमाम फैसले यहाँ पर लेने थे, तो जो तमाम जो है किस तरीके से संगठन को मजबूत करना है, इस तरीके के फैसले यहाँ पर लेने थे। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो आज की जो मीटिंग थी, इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट जो है शामिल हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से गीता भुक्कल यहाँ पर पहुंची, अहमद आफत यहाँ पर पहुंचे, तो तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे, तो कहीं ना कहीं जो शैलजा का जो गुट है उनमें कहीं ना कहीं रोष देखने को मिला। और वो लोग यहाँ जो है जो कांग्रेस के नेता के सामने ही जो है नारेबाजी लगाते हुए नजर आए, क्योंकि शैलजा का जिंदाबाद का नारा यहाँ पर लगाया गया और वहीं राहुल गांधी और जो है सोनिया गांधी के यहाँ पर नारे लगाए गए। तो कहीं ना कहीं तमाम जो दो आमने सामने पार्टी जो कांग्रेस पार्टी में ही नेता जो है आमने सामने आपस में ही दो गुट नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात की जाए तो जिस हालात है, बिल्कुल वही मोनू, इस तस्वीर को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही है कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं बताई क्या? इसे लेकर आला कमान ने अब तक कोई जानकारी, आला कमान ने कुछ नेताओं को समझाने की कोशिश की क्या? ऐसी कोई जानकारी? देखिए, जिस तरीके से जब आफ्ताब अहमद यहाँ पर पहुंचे तो उनसे जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि इस तरीके का कोई यहाँ पर हंगामा नहीं है, कोई ऐसा बात नहीं है, सब संतुलन है, किसी तरीके से कोई चूक रहेगी होगी, किसी को निमंत्रण नहीं पहुंचा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बातों को संभालते हुए नजर आ रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके का ये पूरे हरियाणा में जिस तरीके से दो गुट आमने सामने कांग्रेस के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आला अधिकारी तक ये आवाज पहुंच रही है और कहीं ना कहीं एक बड़ा अहम फैसला लिया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रवि, अगर इस तरीके के हालात रहे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो इलेक्शन के दौरान और समस्याएं कहीं ना कहीं इस पार्टी की बढ़ सकती है। जी बिल्कुल मोनू, और सवाल वही कि ये जो कार्यकर्ता है, चाहे कुमारी सलजा को हो, चाहे हुड्डा के हो या फिर किसी भी नेता के, ये आपस में टकराव, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है मोनू? देखिए, कहीं ना कहीं जो दो गुट है वो कहीं ना कहीं एक जो शैलजा की जो प्रतिनिधि जो चाहने वाले हैं वो लोग यही चाहते हैं कि अगर शैलजा को जिम्मेवारी मिलती है तो उनकी टिकट बहुत आसान हो सकती है। वहीं दूसरे गुट की बात की जाए तो जो गुट के जो दूसरे हुड्डा गुट के हैं, कहीं ना कहीं वो भी नेता ये लोग समझते हैं कि हमारी टिकट आसान हो जाए। तो कहीं ना कहीं एक टिकट को लेकर के कहीं ना कहीं ये दो गुट जो है आमने सामने नजर आ रही, क्योंकि शैलजा भी जो है अपने जो जिले में जो है सीट मांगने की बात कहेगी, तो कहीं ना कहीं हुड्डा भी अपनी जो जिले में जो सीटों को मांगने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है, इन कार्यकर्ताओं का सीधा एक ही मकसद है कि कहीं शैलजा आए तो हमारी आसानी जो है राजनीति में रहेगी सफर। तो कहीं ना कहीं हुड्डा के जो नेता है वो भी यही सोचते कि अगर हुड्डा साहब आते हैं तो उनकी भी जो है राजनीति में आसानी से सफर रहेगा। तो कहीं ना कहीं आमने सामने कहीं सबसे बड़ा ये फैसला मतलब माना जा रहा है कि रवि जिस तरीके से जो दो गुट आमने सामने, तो कहीं ना कहीं टिकट को लेकर के और अपनी राजनीति को चमकाने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल मोनू, और सवाल यही कि कांग्रेस का अंदरूनी कलह और इसको लेकर बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो, जेजेपी की आई हो, एनएलओ की कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो मोनू? जी बिल्कुल है जी। इस पे जो है बीजेपी जरूर तंज कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी एक तरफ तो जो है बीजेपी यही कह रही है कि जिस तरीके से एक हरियाणा में सरकार बनाने की बात कांग्रेस कर रही हो, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक साथ एक पार्टी में एक नेता एक समाज के तौर पर जो एक जिस तरीके से गुटबाजी हो रही है, तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से गुट रहेगी तो जनता की सेवा क्या करेंगे? कहीं ना कहीं ये आपस में ही लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से तंज कसते हुए यहाँ पर जो बयान देते हुए आ रहे, तो वही गठबंधन को लेकर के भी यहाँ पर सीधा बीजेपी ने वार करते हुए कहा कि ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर तंज कसता हुआ बीजेपी जो पार्टी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। जी वही मोनू, कांग्रेस का जो अंदरूनी कला है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, वो कांग्रेस के लिए शुभ संकेत तो नहीं है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव के पहले और कांग्रेस की ये तस्वीरें और कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कला, क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में ये काफी नुकसान पहुंचाएगा कांग्रेस को? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दो गुट आपस में जिस तरीके से आम जनता की बात की जाए तो आम जनता जो है कांग्रेस को जो है आने वाले समय में जो है कांग्रेस का बढ़ाव जरूर हुआ है कि आम जनता जो है कांग्रेस को पसंद जरूर कर रही है। लेकिन जिस तरीके का हालात जो दो गुटों में जिस तरीके से कांग्रेस में जो है एक पार्टी में दो गुट बने हुए, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल मोनू, और सवाल यही कि अब आगामी कांग्रेस की रणनीति क्या होती है, यह समय तय करेगा। फिलहाल मोनू, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कबड्डी कोच असर कुमार पर हिसार की एक महिला खिलाड़ी ने परेशान करने का आरोप लगाया है। खिलाड़ी ने आरोप लगाए हैं कि कोच उसे अपने पास बुला रहा था, साथ ही धमकी दी जा रही थी कि अगर नहीं आई तो किसी भी टीम में सिलेक्शन नहीं होने दूंगा। जिसके बाद भिवानी महिला थाना पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए छेड़छाड़, पॉस्को एक्ट समेत कई धाराओं में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और महिला खिलाड़ी की सीडब्ल्यूसी में काउंसलिंग करवाई गई है। वहीं सीडब्ल्यूसी सदस्य रमेश कुमार ने बताया कि कबड्डी खिलाड़ी उनके पास आई है और उसकी काउंसलिंग करवाई गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, एफआईआर जो दर्ज है महिला थाना धर्मली के द्वारा एक नाबालिग बच्ची प्रोड्यूस की गई है। उसमें एक नाबालिग बच्ची के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय कोच पे आरोप लगाए गए हैं। उसमें छेड़खानी का, बच्ची का हरासमेंट का, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से बच्ची का हरासमेंट किया गया है। बच्ची को बार बार परेशान किया गया है। बाल कल्याण समिति भिवानी द्वारा तुरंत प्रभाव से बच्चे की काउंसलिंग करवा दी गई है और आगामी कार्रवाई के लिए हमें एसपी साहब को भी इस मामले को गंभीरता से जांच के आदेश देंगे। जो भी होगा उसमें बाल कल्याण समिति द्वारा तुरंत प्रभाव से संज्ञान लिया जाएगा। वहीं इसी खबर पर हमारे संवाददाता दीपक भिवाड़ी से जुड़ चुके हैं। दीपक, सवाल वही कि महिला खिलाड़ी अपने कोच पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पे मामला भी दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पूरा मामला क्या है और अपडेट क्या कुछ है? दीपक, देखिए, जिस प्रकार से जानकारी मिल रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय कोच है असर कुमार, उस पर आरोप लगाए गए हैं। जो महिला बाल विकास समिति है उसने भी लड़की की जो काउंसलिंग है वो की है। काउंसलिंग के बाद जो है मामले की जो छानबीन है वो पुलिस को सौंप दी है। पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला थाना भिवानी ने मुकदमा दर्ज किया। जो उनके व्हाट्सएप की जो चैटिंग मिली है, चैटिंग के द्वारा जो साफ तौर पे कहा जा सकता है जिसके साथ जो है उसे बार बार बुलाया जा रहा था, उसे भिवानी में भी बुलाया गया था। साथ ही पुलिस ने इस मामले में पॉस्को एक्ट की धाराएं भी लगाई है, क्योंकि लड़की जो है वो नाबालिग है। नाबालिग के साथ जो है छेड़छाड़ करने का मामला जो है वो सामने आया है। तो जिस प्रकार से पुलिस का कहना है कि अभी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अभी फिलहाल पुलिस जो है छानबीन कर रही है, मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही पुलिस जो है आगे कुछ कार्रवाई कर पाएगी। फिलहाल जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दीपक, क्या कोच की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? देखिए, फिलहाल अभी कोच ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उनका अभी जो जांच है वो जो है वो बैठी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय कोच हैं, भिवानी के निवासी हैं और अभी फिलहाल उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। वही दीपक, सवाल उठता है कि एक महिला खिलाड़ी अचानक अपने ही कोच पर यह आरोप लगा रही है कि अगर उनके साथ उनसे मिलने जाया जाए तो उसके बाद उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्या ये जो प्रक्रिया, इसमें क्या कुछ सच्चाई है? फिलहाल अभी तक की जो जांच और अभी तक के जो एक दूसरे पर आरोप और जो तथ्य सामने आए हैं। देखिए, ये मामला जो है वो कल का ही है। अभी इस मामले में पुलिस की जो है जांच चल रही है। पुलिस ने जो चैटिंग जो लड़की ने दिखाई है पुलिस को, जो व्हाट्सएप की जो चैटिंग है वो सारी की सारी पुलिस ने अपने पास ले ली है। उनके सारे प्रिंट आउट भी पुलिस ने ले लिए हैं। पुलिस की जो जांच है वो चल रही है। जांच के बाद ही कुछ भी कहना संभव हो पाएगा। बिल्कुल दीपक, सवाल यही है कि आगे जांच प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, फिर उसके बाद क्या सच्चाई है वो सामने आएगी। दीपक, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं पलवल के गांव कलवाका में शराबी पिता द्वारा अपने बेटे की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने के मामले में गतपुरी थाना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी पिता को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अब पकड़े गए आरोपी को अदालत में पेश करके गहन पूछताछ के लिए पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है। वहीं पलवल हेडक्वार्टर डीएसपी साकिर हुसैन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गांव कलवाका निवासी जमशेद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके 3 भाई और 3 बहन हैं। सभी की शादी हो चुकी है। उसका बड़ा भाई नवाब बच्चों सहित गांव में ही रहता था। उसका पिता भूबल शराब पीने का आदी था। पिता
भूपल हर रोज उनसे शराब के लिए पैसे मांगता था, मगर वह पैसे नहीं देता था। इसी बात को लेकर पिता ने गुस्से में कई बार उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। रविवार को रात को सभी अपने घर में सोए हुए थे। उसका भाई नवाब भी अपने प्लांट में चारपाई पर सोया हुआ था। इस दौरान रात को करीब 2:30 बजे पिता भूपल ने भाई जवाब पर सोते हुए कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। नवाब की गर्दन पर कुल्हाड़ी से 2-3 वार किए गए। हमले में उसकी भाई ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जो दिनांक 4/9/2023 को समय करीब जो 2:30 बजे के करीब एक पिता ने अपने बेटे की शराब के पैसे ना देने पर जो हत्या कर दी थी, उसमें जो मुकदमा दर्ज था, जो इस संबंध में दिनांक 5 को कल शाम को 3:45-4 बजे के आसपास सहराला के जंगलों में आरोपी को सहराला के जंगलों से गिरफ्तार किया गया और जो आज पेश किया जाएगा, जिससे हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को रिकवरी के लिए रिमांड लिया। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा जुड़ रहे हैं। प्रवीण, सवाल वही कि आज के समय में एक पिता अपने बेटे को जहां शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक करता है, लेकिन जो तस्वीर पलवल से ये सामने आई चौंकाने वाली है। फिलहाल इस घटना को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? जी, मैं बता देना चाहता हूँ, स्थिति बड़ी गंभीर थी। हालांकि ये घटना आज जो भी सुनेगा बड़ा हैरान हो रहा है कि एक बाप अपने बेटे की कत्ल कर देता है, क्योंकि बाप ही बेटे को सब कुछ सिखाता है, पढ़ाता है, लिखाता है, लेकिन एक ऐसी स्थिति आ जाती है नशे के कारण कि बाप को कुल्हाड़ी से अपने बेटे की गर्दन पे वार करके उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। मामला इस प्रकार है कि जो पिता है वो काफी पुराना आदी है शराब का, लगातार दिन रात शराब पीता रहता था और बार बार अपने 3 बेटे और 3 बेटियां हैं, जिसका ये जो बेटा जो अपना रोजी रोटी कमाता था, अपने पैसे कमा के लाता था, लेकिन परिवार में लगातार घर में तनाव और झगड़े रहते थे कि बेटे जितने भी अपने पिता को समझाते थे कि वह शराब को छोड़ दे, कोई ना कोई काम कर ले, नहीं कर सकता तो कम से कम घर पर रह के परिवार के बच्चे गए जो उनकी देखभाल कर सके। लेकिन नशा इतना सिर पे चढ़ चुका था कि उसे दिन रात शराब पीने की आदत हो गई थी। बार बार अपने बच्चों से पैसे मांगते थे। हालांकि 2 बेटों ने पैसा देना बंद कर दिया था, तीसरा फिर भी कभी कभी दे देता था, लेकिन जब उसने देखा कि हालात बिगड़ रहे हैं तो उसने भी देना बंद कर दिया। वो देने को लेने के ऊपर जब वो रात को अपने घर झगड़ा हुआ और वो रात को अपने चारपाई पर जाकर सो गया, लेकिन वो स्थिति बड़ी भयानक थी कि पिता रात को शराब के पैसे न मिलने के कारण घर में रखी कुल्हाड़ी से सोए हुए बेटे की गर्दन पे कई बार कर दिए, जिससे मौके पर खून बहने से बेटे की मौके पर मौत होगी। वही परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस ने मौके पर जाकर शव को सबसे पहले अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद पिता जो है मौके से फरार बताया गया। हालांकि पुलिस ने बहुत जल्दी इस मामले को सुलझा लिया है, बहुत जिसे कहते हैं जल्द से कार्रवाई करते हुए। बिल्कुल प्रवीण, बिल्कुल प्रवीण, सवाल यही है कि आज के समय में जहां पिता अपने बच्चे को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करता है, वहीं ये तस्वीर कहीं ना कहीं समाज में एक नफरत और एक जहर का काम कर रही है। फिलहाल प्रवीण, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।